दोस्तों आज के इस वीडियो में आप देखेंगे घर की कंस्ट्रक्शन शुरू से लेकर लास्ट तक किस प्रकार की जाती है। तो दोस्तों यदि आप अपना घर नया बना रहे हैं या घर बनाना सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, या फिर जानना चाहते हैं कि घर बनाते समय हमें कौन सा काम किस किस समय पर करना चाहिए, तो यह वीडियो आप ज़रूर देखिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप ये वीडियो देखने के बाद और कोई वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन में आपको सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है घर का प्लान, या कह सकते हैं कि घर का नक्शा। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि घर का नक्शा किसी अच्छे इंजीनियर या आर्किटेक्ट से बनवा लीजिए। और यदि नक्शे में आपको कोई कमरा या बेडरूम कुछ चेंजिंग करनी है तो आप पहले से ही करवा लीजिए। एक बार डिसीजन ले लीजिए कि हमें किस प्रकार से मकान को बनाना है, और उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कीजिए। दूसरी बात आती है आपके प्लाट की। तो प्लाट में आती है ज़मीन को आपको किस प्रकार से लेनी है। यदि ज़मीन आपकी ऊबड़ खाबड़ है तो उसको एक बार अच्छे तरीके से क्लीन करवा लीजिए, या फिर उसके ऊपर जेसीबी चलवाकर उसको प्लेन कर दीजिए, ताकि उसमें निशान लगाने के लिए आसानी बने और लेआउट अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका लेआउट। अब लेआउट कौन करता है? वही इंजीनियर करता है जिसने आपके घर का नक्शे तैयार किया। आपका 20 से लेके 30 हज़ार रुपये ज़रूर खर्च हुआ है, लेकिन इसका दूसरा फ़ायदा भी हुआ है कि इसमें आपको सिरदर्दी नहीं रहती। आप मिस्त्री या ठेकेदार के भरोसे अपने कंस्ट्रक्शन का काम छोड़ देते हैं तो आपको बाद में पता चलेगा कि हमने कहाँ पे गलतियाँ की हैं। तो इसलिए आपने जो नक्शा तैयार किया है और इंजीनियर लेआउट करने आया है, उसी के हिसाब से वह सही तरीका है। काम करने का यही तरीका होता है कि नक्शे को तैयार कीजिए, इंजीनियर से लेआउट करवाइए, और उसी की देख रेख में मिस्त्री या ठेकेदार काम करता है। अब इसके बाद आता है फुटिंग या फाउंडेशन के लिए खुदाई के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो है जेसीबी द्वारा अगर खुदाते हैं तो समय कम लगता है और जल्दी हो जाता है, और दूसरा है मजदूरों के हाथ से, यानी मैनुअली यदि आप खुदाते हैं तो आपको इसमें एक फ़ायदा ये होता है, जितने साइज़ की फुटिंग है वह एकदम प्रॉपर तरीके से उसकी खुदाई होती है। इसमें कोई कहीं ज़्यादा या कहीं कम खुदाई नहीं होती, एकदम प्रॉपर तरीके से खुदाई सही तरीके से हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पीसीसी। तो दोस्तों पीसीसी आप N10 ग्रेड डालें, जिसमें रेशो 1:3:6 का होगा, जिसमें 1 पार्ट सीमेंट, 3 पार्ट सैंड और 6 पार्ट एग्रीगेट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कॉलम और फुटिंग की मार्किंग। दोस्तों पीसीसी होने के 10 से 12 घंटे के बाद आपको कॉलम और फुटिंग की मार्किंग कर देनी चाहिए। इसके बाद आपको कॉलम का जाल बांध देना है और उसी के ऊपर कॉलम को खड़ा कर दें। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, कुछ इसी तरीके से आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से सपोर्ट देकर कॉलम को बिल्कुल सीधा वर्टिकल पोजीशन पे खड़ा कर देना है, ताकि आपका कॉलम इधर से उधर ना जा सके। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और यदि फुटिंग की बात करते तो ट्रेपेजर फुटिंग करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेपेजर फुटिंग की लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। अब इन सब के बाद आता है फुटिंग की कास्टिंग करना। आपको यहाँ पर एक बात का ज़रूर ध्यान देना है कि M20 ग्रेड से ही फुटिंग की कास्टिंग करनी है, जिसमें रेशो होगा 1:1.5:3 का, जिसमें 1 पार्ट सीमेंट का, 1.5 पार्ट रेत का और 3 पार्ट एग्रीगेट यानी गिट्टी का रहेगा। फुटिंग कास्टिंग करते समय आपको एक बात का जरूर ध्यान देना है कि यहाँ पर वाइब्रेटर का इस्तेमाल जरूर किया जाए। अब फुटिंग कास्टिंग होने के बाद हमारा अगला काम आता है पेडिस्टल कॉलम, यानी कि पेडिस्टल कॉलम की हमें कास्टिंग करनी होती है। फिर उसके बाद हमें बैक फिलिंग का काम करना होता है। दोस्तों ध्यान रखिए, बैक फिलिंग करते समय हमको प्रॉपर वाइब्रेटर मशीन का इस्तेमाल करना होता है, या फिर इसमें पानी छोड़ दें। और पानी आपको तब तक छोड़ना है जब तक कि सॉयल अच्छी तरह से सेटल ना हो, ताकि इन फ्यूचर कोई भी घर में क्रैक्स ना आए। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट वर्क आता है ब्रिक वर्क अप टू प्लिंथ बीम। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि प्लिंथ बीम डालने से पहले नीचे ब्रिक वर्क किया जाता है और कुछ जगह पर
ब्रिक वर्क नहीं किया जाता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ब्रिक वर्क कराइए, उसके बाद ही प्लिंथ बीम डलवाइए। अब नेक्स्ट वर्क आता है प्लिंथ बीम की सरिया बंधाई। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जैसे जैसे सरिया ड्राइंग में दिया हुआ है वैसे वैसे ही आपको सरिया बांधना है। आपके टॉप एंड बॉटम का सरिया बिल्कुल ड्राइंग के हिसाब से बांधना है। साथ ही आपके रिंग का सरिया ड्राइंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि रिंग की स्पेसिंग जो भी ड्राइंग में दिया है उसी के हिसाब से बांधिए। और सभी रिंग की हुक अल्टरनेट होनी चाहिए, यानी कि रिंग की एक हुक एक साइड होनी चाहिए और दूसरी हुक दूसरे साइड होनी चाहिए। मैं आपको बोलूँगा कि प्लिंथ बीम के समय इंजीनियर को ज़रूर बुलवाएं, ताकि वह देख सके कि सरिया हमारा किस प्रकार से मिस्त्री या ठेकेदार ने बांधा हुआ है, इसमें कोई गलती ना होने दें। अब इसके बाद हमारा अगला काम आता है प्लिंथ बीम की सेटरिंग करना। अब आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, प्लिंथ बीम की सेटरिंग प्रॉपर लाइन और लेंथ में होनी चाहिए और इसकी ब्रेथ भी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप सेटरिंग का शेप देंगे वैसे ही आपका प्लिंथ बीम निकल कर आएगा। इसलिए आप प्लिंथ बीम का सेटरिंग करते समय प्रॉपर लेंथ और लाइन का सही तरीके से ध्यान दें। अब इसके बाद हमारा अगला काम आता है प्लिंथ बीम की कास्टिंग करना, यानी कि प्लिंथ बीम की ढलाई। अब प्लिंथ बीम की ढलाई करते समय आपको वाइब्रेटर का ज़रूर इस्तेमाल करना है, ताकि जो हमारी बीम है कहीं पर खाली न रह जाए या हनीकॉम न रह जाए और हमारी बजरी जो है या मसाला जो है वह अच्छे तरीके से मजबूत हो सके। इसलिए मैं कहता हूँ कि शुरू से लेके एंड तक वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते रहिए जब तक सारी बीम कास्टिंग हो न जाए। अब इसके बाद हमें जब बीम हमारी भराई हो जाती है उस सेटरिंग खोल देते हैं, तो आप देखते हैं कि बीच में हमारी जो जगह रह जाती है इसमें आप फिलिंग करिए। फिलिंग आप चाहे मुरम से करिए या रेत से करिए या फिर मिट्टी से करिए, इसकी बैक फिलिंग कर देनी है। अब अगला स्टेप आता है ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी लेवल, यानी कि हमें डीपीसी लेवल तक ब्रिक वर्क करना होता है। अब इन सब के बाद आता है डीपीसी को प्रोवाइड करना। यदि दोस्तों आपने अपने घर में डीपीसी प्रोवाइड करवाई है तो इसका आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जिस घर में डीपीसी का काम हुआ है उस घर में सीलन नहीं जाती। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि डीपीसी कौन से लेवल पर रखनी चाहिए, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि डीपीसी फ्लोर लेवल के कम से कम 2 इंच ऊपर या 3 इंच ऊपर होनी चाहिए। इसके बाद अगला काम हमारा होता है कॉलम की कास्टिंग करना। कॉलम की कास्टिंग करते समय सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि कॉलम की सेटिंग प्रॉपर तरीके से किया गया हो, यानी कि आपकी कॉलम की सेटिंग या तो स्टील फ्रेम हो या फिर प्लाईवुड से फर्मा बनाया गया हो। और कॉलम की कास्टिंग करते समय वाइब्रेटर का ज़रूर इस्तेमाल करना है, जिससे हनीकॉम्ब ना आए, क्योंकि कॉलम एक ऐसा वर्टिकल तरीके से खड़ा होता है, क्योंकि जो लेंटर का भार है या 2-3 मंजिलें जो जाती हैं उसका सारा भार कॉलम पर ही आता है। इसलिए कॉलम को मजबूत बनाने के लिए वाइब्रेटर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। प्लम बोर्ड की सहायता से कॉलम को एकदम सीधा खड़ा करना है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि पहले कॉलम कास्टिंग की जाए या ब्रिक वर्क पहले किया जाए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पे दोनों प्रकार से काम कर सकते हैं, लेकिन पहले कॉलम की कास्टिंग कीजिए, वो भी 10 फीट की हाइट या जितना आप इसकी हाइट रखना चाहते हैं उतने कॉलम भरिए, उसके बाद ही ब्रिक वर्क का काम करिए। और यहाँ पर एक ज़रूरी बात और मैं बता दूँ, जब से आप काम शुरू कर रहे हैं तब से आपको क्यूरिंग का काम हमेशा करते रहना है। जितना आगे काम चलता जाएगा उतना पीछे तराई करते जाना है। तराई क्योंकि सीमेंट की मेन जड़ है, यदि तराई नहीं होगी तो आपका मकान कमज़ोर रहेगा। जितना पानी से आप सीमेंट को तर करेंगे या बजरी को तर करेंगे या मसाले को तर करेंगे, उतना ही आपका मसाला यानी घर मजबूत बनेगा। और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि क्यूरिंग यदि गर्मी के मौसम में कर रहे हैं तो कम से कम 3 या 4 बार ज़रूर करिए, और यदि ठंड का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो कम से कम 2 बार तराई होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि अब यदि कॉलम को हम भरते हैं
तो ब्रिक वर्क करें या कॉलम के ऊपर लेंटर डालें, यानी फ्रेम स्ट्रक्चर में बनाना है या लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में। लेकिन यहाँ पर हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे क्योंकि कॉलम हमने यहाँ पे अलग से भर दिए हैं। तो इसके बाद कुछ लोग तो वैसा काम करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ब्रिक वर्क का काम करें। तो अब ब्रिक वर्क का काम हमें लिंटल बीम तक ही करना है, जहाँ पर हमारा दरवाज़ा होता है और विंडो लेवल होता है, यानी कि जो दरवाजे का ऊपर का हिस्सा होता है वहाँ पर हम लिंटल बीम डालते हैं। अब लिंटल बीम डालने का क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो दरवाजे और खिड़की के ऊपर एक बीम पड़ जाता है, तो उससे क्या होगा, जो उसके ऊपर ईंट का लोड होगा वह बीम सहेगी। यानी कि जहाँ तक आप बीम को घुमाएंगे, यानी पूरे मकान में बीम को घुमाया जाता है, वो भी 7 फीट की ऊंचाई पे लिंटल बीम डाला जाता है। यहाँ पर उसी जगह की बात हो रही है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद आता है टॉप लेवल ब्रिक वर्क, यानी कि जितना हमारा ब्रिक वर्क बचता है 7 फीट के बाद, उतना सारा ब्रिक वर्क कर लिया जाता है। इसके बाद हम स्टेयरकेस का काम कर सकते हैं, और जैसे ही हमारा स्टेयरकेस बन जाता है उसके बाद हमारा काम अगला आता है सेटरिंग का। तो सेटरिंग करते समय आपको यह ज़रूर ध्यान देना है कि सेटरिंग में कहीं पर भी गैप ना हो, सेटरिंग लेवल में करनी चाहिए। और यदि इसमें कोई गैप होगा तो जो कंक्रीट का मसाला होगा वह नीचे गिरेगा और हमारे लेंटर में फिनिशिंग नहीं आएगी। यदि आप चाहें तो सरिया के नीचे तिरपाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही सेटरिंग का काम पूरा हो जाता है उसके बाद आप सरिया बांधने का काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको बीम का काम है तो बीम बनाएं। बीम की जो रिंग होगी, दूरी होगी, उसको दूरी के हिसाब से, यानी ड्राइंग के हिसाब अकॉर्डिंग सरिया को बनवाएं। जैसा ड्राइंग में दिया हो वैसा वैसा सरिया बांधते चलें। और यहाँ पर हो सके तो अपने इंजीनियर को बुलवाएं ताकि उन्हीं के सामने यह काम हो सके और सरिया की बंधाई, कॉलम की बंधाई, बस सारे काम को चेक कर सके। अब सेटरिंग वर्क हो गया और सरिया का काम भी पूरा हो गया। इसके बाद आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग का वर्क कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग का वर्क आपको अच्छी तरीके से ध्यान रख के काम कराना चाहिए। और छत पे जो पाइप डाले गए हैं उनको बेंडिंग वायर से अच्छी तरीके से बांध दिया जाए ताकि वह पाइप इधर उधर ना हो सके। और फैन बॉक्स और कंसील्ड बॉक्स को अच्छी तरीके से बांध दिया जाए और साइड से अच्छी तरीके से टेपिंग कर लें ताकि इसमें कंक्रीट ना घुसे। इसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है छत ढलाई का, क्योंकि छत ढलाई का काम सबसे मेन होता है। इसमें ही सबसे ज़्यादा पैसा लगता है और इसमें ही सबसे ज़्यादा मटेरियल लगता है। एक ही बार में लगता है सारा मटेरियल। तो स्लैब कास्टिंग में सबसे पहले आप ये देखिए कि मसाले में वाइब्रेटर चलाना बहुत ज़रूरी होता है। स्लैब कास्टिंग में सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि जो वाइब्रेटर होता है उसको सारी जगह में अच्छे तरीके से लगाया जाए। जैसे कि बीम हो गया तो बीम में भी कंटिन्यू लगवाइए और स्लैब में भी कंटिन्यू वाइब्रेटर को लगाइए ताकि लेंटर की मजबूती अच्छी हो सके। दूसरा है कंक्रीट का मसाला। आपको यह देखना है कि जो हमारा मसाला है कंक्रीट और बजरी और रेत को मिक्स करते हैं वह अच्छे तरीके से मिक्स होना चाहिए, कहीं पर भी सीमेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें लेंटर की ढलाई के समय ध्यान देनी पड़ती हैं। और इसमें मैं कुछ ऐसे छोटे टिप्स बताता हूँ। सबसे पहला टिप्स यही है कि जब हम लेंटर ढलाई करते हैं उसके पहले जो हमारी बल्लियाँ नीचे लगी होती हैं उनको सारी बल्लियों को चेक कर लिया जाता है ताकि कोई बल्ली ढीली हो या तो उसको कस दिया जाता है या टेढ़ी लगी हो तो उसको सीधा कर दिया जाता है, यानी कि उसके ऊपर लोड आना है तो हमें बल्लियों को सारी चेक कर लेना होता है। दूसरा, जब यह हम बजरी डालना शुरू करते हैं या लेंटर ढलाई शुरू करते हैं तो जो हमारा जाल है उसके नीचे कवर ब्लॉक ज़रूर लगाते हैं। सरिया के नीचे कवर ब्लॉक लगाने से हमारे लेंटर की मजबूती होती है और लेंटर साफ आता है और लेंटर सरिया के ऊपर और नीचे दोनों साइड बजरी बराबर आ जाती है। लेंटर की मोटाई 5 इंच होनी चाहिए और लेंटर ढलाई के पहले सेटरिंग में ही ढाल बना देनी चाहिए ताकि लेंटर का पानी एक जगह से नीचे गिराया जा सके। जैसे ही छत की ढलाई हो जाती है और यदि आपकी स्लैब 2 बजे या 1 बजे मतलब समय से पहले पड़ चुकी है और 3-4 बजे तक सूख जाती है, यानी उसमें चलने के लायक हो जाती है, तो उस वक्त आप एक काम ज़रूर कीजिएगा
कि मिस्त्री या लेबर से उसमें घोला ज़रूर डलवाइए। वह घोला एकदम पक्का होता है, ऐसा पक्का होता है क्योंकि उसी वक्त लेंटर डलता है और उसी वक्त उसमें घोला डल जाएगा तो वह ज़्यादा मजबूत होता है। वरना यदि लेंटर हमारा गीला है तो दूसरे दिन हम जाएंगे, उसमें एक रद्दा ईंट का लगाएंगे और घोला लगाएंगे। उसके बाद उसमें क्यारियाँ बनाकर 15 दिन के लिए उसमें पानी भर दिया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बस 15 दिन तक के लिए इसमें पानी भर दिया।